following is the statement of financial position of QL as at 30th June 22. Share capital revaluation surplus. लो जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात हमें समझ लग गई कि ये फॉर द ईयर सरप्लस है. रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर. अच्छा, जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर गिवन होगा ना, तो आप चाहे तो इसको एज अ प्रीपेड समझ ले. सॉरी, लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो करंट लायबिलिटी समझ के इसका सवाल हल कर दिया करें. लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक बैलेंस. इसका अच्छा तरीका क्या होता है, ये भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर है और ये भी ट्रेड रिसीवेबल है, इनको करें आपस में माइनस और उसके बाद डिफरेंस लेकर इसको वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करें. या तो आप इसको सिंपल आप लायबिलिटी में भी ले सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं. During the year, land and building was revalued for the first time, resulting in a surplus of rupees 150 million and incremental depreciation is 15 million. ये जो 135 है, इसका मतलब है जो 150 मिलियन का हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर हुआ है. अच्छा, ये इससे क्या पता चलता है, ये साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है या साल के एंड पे? साल के शुरू में, क्योंकि अगर साल के एंड में पहली दफा रिवैल्यू हो ना तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो हमारा फॉर द ईयर सरप्लस 135 नहीं है, 150 है. एंट्री जो पास हुई होगी ना वो होगी पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट 150 से. आगे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ए 72 मिलियन. डेप्रिसिएशन भी हमारे पास आ गई. कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू. पहले हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो देख लेते हैं. बिल्डिंग की हमें डेप्रिसिएशन भी गिवन है, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन सरप्लस भी गिवन है, तो यहां से हम बिल्डिंग का एडिशन या डिस्पोजल फाइंड कर सकते हैं. अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाएं, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो हमारे पास ब्रॉड ऑन कितना है 526, कैरिड ऑन कितना है 748. रिवैल्यूएशन सरप्लस 135 नहीं लिखेंगे, 150 लिखेंगे. उसके बाद डेप्रिसिएशन भी गिवन है. अब हम इसको क्लोज करेंगे. अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो कैश, और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है कैश के नाम से कितना, बैलेंसिंग फिगर 140. आगे चलते हैं जनाब. वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू 8 मिलियन वाज सोल्ड फॉर रुपीस 11 मिलियन received in cash. Further sale proceeds 6 million of another vehicle. Book value 7 million. Disposed in May 21 were received in August 21. हमारा साल कौन सा है 30th June 22. मतलब हमारा साल शुरू हो रहा है 1/7/21 से लेकर 30th June 20. अब जरा ख्याल से देखना, हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फॉर द ईयर बनाते हैं. फॉर द ईयर का मतलब पता है, उस साल की वैल्यूज. अब लिखा हुआ है पहले ड्यूरिंग द ईयर, अपने साल की बात कर रहे हैं. व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू 8 मिलियन वर सोल्ड फॉर रुपीस 11 मिलियन, मतलब 8 मिलियन वाला एसेट 11 मिलियन का बेचा है. गेन ऑन डिस्पोजल कितना आ गया 3 मिलियन. कैश फ्रॉम डिस्पोजल कितना आ गया 11 मिलियन. आगे देखिए, फर्दर सेल प्रोसीड 6 मिलियन ऑफ अनदर व्हीकल जिसकी बुक वैल्यू 7 मिलियन थी, डिस्पोज किया था मई 21 के अंदर. तो ये किस साल का डिस्पोजल है 2021 का, पिछले साल का. तो इसका गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल पिछले साल आएगा, इस साल नहीं आएगा. कहता है वर रिसीव्ड इन अगस्त 21, उसका कैश जो 6 मिलियन है वो कब ले रहे हो, वो फॉर द ईयर ले रहे हो, तो इसका कैश फ्लो आएगा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्रॉम डिस्पोजल आएगा, लेकिन गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आएगा, वो सिर्फ इस साल का गेन या लॉस होगा, क्योंकि ये साल नहीं बिका. कैश इस साल मिला है तो कैश इस साल आएगा. बिका किस साल था पिछले साल, तो उसका गेन या लॉस पिछले साल आए. तो ये 6 मिलियन भी हमारा इनफ्लो है और 11 मिलियन भी हमारा इनफ्लो है. ये दोनों कैश डेबिट हो रहे हैं 2022 के अंदर.
आपने अगर आपको कभी भी ऐसा मसला आए कि क्या हमें ये चीज लेनी चाहिए या नहीं, क्या सोचना है, उसकी एंट्री देखो, एंट्री पास करो और किस डेट को पास कर रहे हो। डिस्पोजल की एंट्री कब पास होगी पता है? डिस्पोजल की पिछले साल, इसका मतलब है गेन या लॉस उसका पिछले साल आया, उसके पैसे मिल रहे हैं अगस्त 21 में। अगस्त 21 में क्या एंट्री पास करोगे पता है? कैश डेबिट अदर रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट अदर रिसीवेबल। इसके ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट, ये बहुत कमाल की चीज है। आपका पता नहीं सवाल कैसे हुआ, लेकिन इसमें एक अच्छी बहुत चीज है। आगे देखते हैं। Vehicle costing 51 million was purchased during the year of which 12 million is still unpaid। एक ही सवाल के अंदर उसने दोनों चीजें आपको समझा दी। आगे लिखते, हो सकता है आपका सवाल ठीक हो और गलत हो, क्योंकि ये सवाल है प्रेजेंटेशन का। इसके अंदर अगर आप कुछ चीज इधर उधर लिख दोगे, गलत भी लिख दोगे तो जवाब ठीक आ जाता है। लेकिन ये सवाल प्रेजेंटेशन का, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, और इसी मकसद के लिए ये पूरा सवाल करवाना है, सिर्फ इसके लिए। आगे, इन्वेंटरीज एज एट 30 जून इंक्लूड वर्क इन प्रोग्रेस 96 मिलियन, पिछले साल का कितना था 80 मिलियन, विच आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल। फिर वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग 48 मिलियन आउट ऑफ विच 14 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड। याद रखें एसपीएल के जो एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ एसपीएल की चीजें आती हैं, एडजस्टमेंट के अंदर एसपीएल की। तो ये जो इंटरेस्ट आपका है 48 मिलियन और 14 मिलियन आपने कैपिटलाइज कर दिया, जो कैपिटलाइज कर दिया वो तो एसपीएल में आएगा ही नहीं, जो कैपिटलाइज कर दिया वो तो एसपीएल में नहीं आएगा। इसका मतलब है जो एक्सपेंस में जाएगा वो हम ऐड बैक करेंगे, या जो काम हम जो करते हैं वो करेंगे। फिर लिखो फॉलोइंग डिविडेंड्स वर अनाउंस्ड 30 जून 22 एंड 21। 2022 में 20% इंटरिम डिविडेंड, बोनस शेयर्स, 15% फाइनल कैश डिविडेंड। तो 15% तो नहीं आएगा, क्योंकि 15% तो अगले साल का हुआ ना, 20% आएगा। फिर वो कहता है कि 15% इंटरिम बोनस शेयर 2021 में ये नहीं आएगा, और 10% फाइनल कैश डिविडेंड ये आएगा। ठीक होगी बात, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे, हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ जी, आपने तो बनाया होगा ऑब्वियसली। मैं यहां पर वर्किंग भी करता जाऊंगा और साथ साथ आपका सवाल भी हल होता जाएगा। मैं एब्रीवेशन इस्तेमाल करूंगा, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नंबर 1। तो यहां मैं करूंगा वर्किंग नंबर 1, रिटेन अर्निंग। ब्रॉड वन कितना है 325। सवाल अपने सामने रखें ताकि आप अपना सवाल भी देखते जाए। ये रिटेन अर्निंग है जी हमारा 325। कैश ऑन कितना है 330। एक एक्सेस डेप्रिसिएशन भी तो है, आपको पता है एक्सेस डेप्रिसिएशन में क्या होता है, रिटेन रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग कितना 15। फिर डिविडेंड भी है, 2 डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड तो जाते रिटेन अर्निंग से, लेकिन अगर वो कहा था शेयर प्रीमियम से दिया है तो फिर उधर से दे। तो अभी तो उसने कहा जी शेयर कैपिटल से, तो हमारे पास कैपिटल, याद रखें जो हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो हमेशा कैपिटल की अमाउंट के ऊपर आएगा। तो पिछले साल का डिविडेंड बताएं पहले तो 10% कैश डिविडेंड, इसकी एंट्री पास करें, रिटेन अर्निंग टू कैश कितना 10% 40 400 थे। फिर 2022 में 20% बोनस शेयर्स कितना आएगा, एंट्री क्या पास होगी, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई मसला आया ना एंट्री पास कर दिया। अब मुझे बताओ रिटेन अर्निंग में ये दोनों एंट्री जाएंगी या कोई एक, दोनों, क्योंकि दोनों डेबिट हो रही है, एक कैश के नाम से एक शेयर कैपिटल के नाम से। तो हमारे पास जो डिविडेंड है एक कैश के नाम से कितना और शेयर कैपिटल के नाम से 80।
इसको क्लोज करेंगे, हमारे पास पैट आ जाएगा 117। डन। इसके साथ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर और वर्किंग नंबर 1। तो मुझे बताओ क्या टैक्स है? अगर सवाल के अंदर टैक्स नहीं है तो यही हमारा काम हो गया 11। उसके बाद एडजस्टमेंट, दो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, एक तो है। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, कितनी गिवन थी? अब हमारे पास ये काम तो गया हो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी 72 एड बैक कर दी, ये होगी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। व्हीकल का लेजर बनाएंगे, हाँ जी व्हीकल अकाउंट। ब्रॉड डाउन कितना है? 96। कैश डाउन कितना है? 180। अब हमारे पास जो उसने इंफॉर्मेशन दी है ना वो लिख लो पहले। बेचा कितने का, उसकी बुक वैल्यू बताओ। इस साल वाला बताना है बस, जो इस साल बेचा है। लेजर के अंदर किसी भी और साल की इंफॉर्मेशन नहीं आती। खरीदा भी है कितने का? वो कहता है व्हीकल कॉस्टिंग 51 मिलियन वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 12 मिलियन इज स्टिल अनपेड। तो आपने लिखना है कैश भी लिखना है, पेबल भी लिखना है। कैश कितना? 39 और पेबल कितना? लिखना 51 है, पूरा लिखना पूरा 51 है, क्योंकि व्हीकल डेबिट होगा 51 से, कैश क्रेडिट होगा 39 से, पेबल क्रेडिट होगा 12 मिलियन से। क्लोज कर दें। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाए 221। आपने लैंड और बिल्डिंग तो नहीं बेची, लेकिन आपने जो व्हीकल बेचा है उसके ऊपर जो गेन या लॉस है, गेन ऑन डिस्पोजल, वो भी सिर्फ इस साल का आएगा। यहां तक ओके है? उसके बाद क्या इंटरेस्ट है? yes. इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर 48 मिलियन, आउट ऑफ विच 14 मिलियन वाज। जहरी सी बात है, ये बात तो हमें कंफर्म पता है कि एडजस्टमेंट के अंदर एसपीएल की चीजें जाती हैं। वो खुद कह रहा है 14 मिलियन कैपिटलाइज कर दिया, बिल्डिंग के अंदर ऐड कर दिया है, तो बाकी कितना बच गया? 48 माइनस। अब अगर ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल का गिवन हो तो लेजर भी बनाते हैं पेमेंट के लिए, वरना दोनों जगह पर यही लिख देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस 30, और कोई चीज है? गेन या लॉस कुछ भी नहीं, क्लोज कर दें। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन, कितनी अमाउंट आई? 240। फिर वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बिल्डिंग डेबिट। इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस बोलोगे फिर तो एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंस क्यों बोलेंगे? एसेट डेबिट करेंगे, ऐसे तो कैश क्रेडिट करेंगे या पेबल क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, ऐसे समझो जैसे एसेट खरीदने की एंट्री पास करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि जैसे एसेट खरीद लिया है। ठीक होगी बात? और जरा इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं और आपने दुनिया के सब काम छोड़ के बातें गौर से सुननी है। छोड़ दो, जो लिखना है वो भी छोड़ दो। आपके पास वो कहता है कि व्हीकल आपने जो 51 मिलियन का खरीदा है ना, उसमें 14 मिलियन स्टिल अनपेड है। इसका मतलब लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर किसी न किसी जगह जरूर होगी। अगर अलग से बताई हुई है तो ठीक है, अलग से नहीं बताई तो अदर पेएबल में या एक्रूड के अंदर किसी न किसी जगह होगी। और ये नॉन करंट एसेट की है। नॉन करंट एसेट्स की ना एसेट लेते हैं ना लायबिलिटी लेते हैं। चले जी यहां पर आए। ये जो 6 मिलियन है ये आपने इस साल लेना है या पिछले साल का लेना है? इस साल तो मिल गया। पिछले साल एक एसेट बेचा था
हमें पैसे नहीं मिले थे, इस साल मिले हैं। इसका मतलब है जो पिछले साल था रिसीवेबल था, तो 2021 के रिसीवेबल में ये ओपनिंग में शामिल होगा, और ये भी नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिसीवेबल के अंदर एक नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल शामिल है। हमने नॉन करंट एसेट का ना पेएबल लेना है ना रिसीवेबल लेना है, ना पेएबल लेना है ना, तो रिसीवेबल से भी ये फर्क लेते वक्त रिसीवेबल में से भी माइनस, पेएबल से भी माइनस। अब आओ जरा टेक क्रॉस खेलते हैं, टेक क्रॉस भी खेलते हैं और साथ इसमें से इसको हल भी कर लेते हैं। आए जरा लॉन्ग टर्म और अदर पेएबल, आपके अदर पेएबल में माइनस कर देंगे 12 क्लोजिंग में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, क्योंकि इस साल का पेएबल है, बाकी इसको टेक भी कर दो। फिर एडवांस फॉर कस्टमर टेक कर दिया, व्हीकल इन्वेंट्री को टेक कर दिया, फिर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के ओपनिंग में 6 शामिल है जो कि हमारा नहीं है, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट का है। नॉन करंट एसेट के ना रिसीवेबल ना पेएबल, अगर अलग से बताए होते तो फिर ठीक है, अलग से ना बताया हो ना, तो या वो किसी रिसीवेबल या पेएबल के अंदर शामिल होते हैं। ठीक होगी बात। इन्वेंट्री के बारे में भी एक बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ इन्वेंट्री के बारे में? वो कहता है जी इन्वेंट्री के ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर वर्क इन प्रोसेस शामिल है। तो ठीक है, वर्क इन प्रोसेस शामिल है, तो वर्क इन प्रोसेस भी तो इन्वेंट्री होता है। मैन्युफैक्चर की इन्वेंट्री कितनी टाइप की होती है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तो अगर वर्क इन प्रोसेस है तो इसमें दो क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। इन्वेंट्री होती 3 टाइप की है, कुछ लोगों ने इसको अलग कर दिया। हाँ, अलग करके फिर भी उसका डिफरेंस इन्वेंट्री के नाम से कंसीडर करना पड़ेगा, अलग कर दो या साथ लिख दो। इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तो अगर इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री शामिल है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री ही शामिल है, तो इसको अलग करने की जरूरत, अगर अलग कर देते हो कोई मसला नहीं। फिर उसका भी डिफरेंस और माइनस करने के बाद वाला डिफरेंस वैसे ही एडजस्ट करना है जैसे नॉर्मल करते। सवाल हो गया ये। तो मुझे बताएं 160 में से 12 माइनस किया तो कितना बचा? 148, और 185 से में से 170। अब डिफरेंस लेने हैं तीनों के। सबसे पहले मुझे बता दो, इन्वेंट्री का ही बता दो, कम है ज्यादा? इंक्रीज, इन्वेंट्री डिक्रीज। उसमें से वर्क इन प्रोसेस माइनस करने की जरूरत क्यों भला? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस बताते खुद इन्वेंट्री है। हाँ, अगर किसी बिल्डिंग का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शामिल होता ना, वो निकाल देते। कितना आया? 79। डिक्रीज है तो ऐड हो गया। रिसीवेबल में इंक्रीज कितने से? 30, वो 6 माइनस किया है ना, 149 से करना है। फिर कस्टमर का जो एडवांस है ये भी लायबिलिटी है, 35 से 69, लायबिलिटी एडवांस लायबिलिटी बढ़ गई। ये कितने से? 34 से। फिर पेएबल में अकाउंट पेएबल बढ़ गए कितने से? 6 से। लॉज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो अकाउंट ये नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल पेएबल है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत दफा पेपर में आया हुआ। और खास तौर पर मजे का भला कौन सा था? मजे का था वो जो 6 मिलियन पिछले साल रसीद में शामिल था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। कितना आ गया? 327। अब क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, टैक्स तो है ही नहीं, इंटरेस्ट पेड 34 लिखेंगे। अच्छा, ऊपर भी 34, इधर भी 34, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो अकाउंट बनाते। आप ये सोच सकते हो यार 14 किधर जगह, 14 बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर ऐड हो चुका है और वहां पर आउटफ्लो शो हो जाएगा। जब परचेज ऑफ बिल्डिंग लिखोगे ना, वो उसकी कॉस्ट के अंदर ही तो है।
तो उसके अंदर शामिल होगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया डिविडेंड, इधर लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाना है। चलो फिर यहाँ इसको क्लोज कर दो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 293 ए। फिर अब आगे करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी मेरे भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम बिल्डिंग का लेजर भी बना चुके हैं, व्हीकल का लेजर भी बना चुके हैं। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कितने से, और आपको पता है इस 144 के अंदर वो 14 वाला इंटरेस्ट शामिल है। अगर पे हुआ तो इसके अंदर शामिल है, नहीं पे होगा तो उसके बैलेंस में चला जाएगा। उसके बाद आ गया परचेज ऑफ व्हीकल, जितना कैश दिया है सिर्फ उतना आउटफ्लो शो करना है। जितना कैश दिया है सिर्फ उतना आउटफ्लो शो करना है। कितना कैश दिया था? कैश फ्रॉम डिस्पोजल 11 मिलियन इस साल का, 6 मिलियन पिछले साल का। 11 मिलियन इस साल का, 6 मिलियन रिसीव इसी साल की है, इसलिए इस साल आ रहा है। कैश फ्लो वो इसी साल का है 17। और कुछ है? नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1666 नेगेटिव। अब आ जाते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी इसमें इंटरेस्टिंग है। शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे। शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है? 400, क्लोजिंग कितना है? 480। ब्रॉड ऑन 400, कैरिड ऑन 480। क्या ड्यूरिंग द ईयर किसी एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुआ? वो रिटेन अर्निंग में जो बोनस इशू दिया है, क्या एंट्री पास की थी? रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल कितने से? खत्म होगी बात। नो इंक्रीज या डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, नो इंक्रीज या डिक्रीज इन, वो जो 80 का फर्क नजर आ रहा है वो बेसिकली बोनस इशू है कैश फॉर्म में, क्योंकि बोनस आपको पता होता ही नॉन कैश है। उसके बाद लोन 460 से 335 पे किया है, पेमेंट ऑफ लोन कितने से? 125 से। डिविडेंड, अब डिविडेंड भी 2 टाइप की हैं। एक बोनस इशू है, बोनस इशू की एंट्री क्या पास की थी? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। क्या उसके अंदर कैश है? जब कैश है ही नहीं तो कैश फ्लो में क्यों है? जब कैश उस एंट्री के अंदर ही नहीं नजर आ रहा तो वो कैश इन आउटफ्लो, तो जो कैश डिविडेंड दिया है उसमें एंट्री आपने पास की रिटेन अर्निंग टू, तो यहां पर सिर्फ कैश डिविडेंड आता है, बोनस डिविडेंड नहीं आएगा। तो कितना? 440। नेट कैश फ्लो आ गया 85। अच्छा ये दोनों पेमेंट्स हैं 165 सी। अब आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इंक्रीज या डिक्रीज है? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? नेगेटिव पॉजिटिव? अच्छा इस बात जो यहां से इसको रिकंसिलिएशन भी बोलते हैं। पेपर में वो रिकंसिलिएशन पूछ लेना तो इसका मतलब है ये बात पूछ रहा है वो, जो हम हर सवाल में करते हैं। फिर हम बस ये लिखेंगे, अलग से एक हेडिंग देंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या रिकंसिलिएशन बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बुक। अच्छा 38 का मतलब क्या पता है? इस 38 नेगेटिव का मतलब बता सकता है कोई? हम आदमी यार थक गया मुझे लगता है करता। अच्छा आज उसने अहमद को भेजा कि तू लेक्चर लिखा।
हाँ जी 38 नेगेटिव का मतलब कौन बताएगा? 38 से आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है। आउटफ्लो ज्यादा है और इस साल के अंदर हमने जितने कैश आया और कैश गया 38 का फर्क हमारा कैश आउट 38 से ज्यादा हुआ है साल भर में। 38 से ये एक साल का कैश फ्लो है कि आउटफ्लो ज्यादा हुआ इनफ्लो कम हुआ है। पिछले साल आपके पास कितना कैश पड़ा था? 111 एड ओपनिंग कैश एंड, अब खुद देखें 111 पहले पड़ा था, इस साल में हम 38 ज्यादा पेमेंट कर बैठे तो एंड पे कितना बचेगा? 70 क्लोजिंग कैश एंड कैश। तो इसमें जो हमने सीखा वो क्या सीखा? मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज सीखी है? डिविडेंड अगर बोनस में होगा तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, और अगर नॉन करंट एसेट के रिसीवेबल्स या पेएबल किसी के अंदर भी शामिल होंगे उनको निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल नहीं होते। ये सवाल मजे का था और हैरत की बात है कि आपको हो गया, ये इससे ज्यादा हैरत वाली बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि पहली दफा बंदे के ठीक हो जाए इस बात। चले 26, इसमें अगर कोई अच्छी बात है तो देखते हैं वरना अगले सवाल पे हम चले जाएंगे। नादर लिमिटेड में पीबीटी बता दिया गया, टैक्सेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बता दिया गया। इसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, अगर कोई और इंफॉर्मेशन ना बताई होगी तो इसको हम समझेंगे कि यही फॉर द ईयर है तो ये फॉर द ईयर ही। हाँ, ये डिसाइड करना है आपके साल के एंड में हुआ या एंड पे हुआ है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं होगी, शुरू में हुआ तो फिर होगी। फिर उसके बाद पीपी बता दिया गया, स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल नेट करके बता दिए गए, अदर रिसीवेबल कैश एंड बैंक, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेएबल, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल, टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर, 10% बोनस इशू इन मार्च, 10% बोनस इशू इन मार्च। बोनस इशू है तो एंट्री क्या पास होगी? इसमें मजे की बात है, आपके पास 10,000 है ना, 10,000 का 10% 1000, एंट्री पास करनी चाहिए शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल है? डिविडेंड तो नहीं है, कहां लिखो डिविडेंड? डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है ये। अब बताओ शेयर प्रीमियम टू, चलो एक मिनट मैं यहां पर थोड़ा सा नजर आ रहा है, चले अब बताएं एंट्री बोनस इशू किए हैं अदर देन डिविडेंड, ठीक है, एंट्री क्या पास होगी? शेयर प्रीमियम टू। अब इस सवाल के अंदर क्या एंट्री पास होगी? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम टू? एक मिनट बोल रहा नीचे, अगला सवाल तो मैंने पूछना है, बस एंट्री बतानी। आप कहते हो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, आप क्या कहते हो? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। हंसा आप क्या कहते हो? क्यों? ये 1400 नजर नहीं आ रहा? हाँ जी, इसका ओपनिंग शेयर प्रीमियम नहीं है। पहले ये जो शेयर प्रीमियम आपको मिला है ना, ये इसके बाद शेयर इशू किए हैं, ये राइट शेयर इशू जो किया है ना इसके बाद, ये उसके ऊपर शेयर प्रीमियम मिला हुआ है, तो वो तो किए जुलाई में और बोनस इशू कर दिए पहले। इसका मतलब है पहले हमारे पास शेयर प्रीमियम नहीं था जब बोनस शेयर इशू हुए थे। हाँ, अगर पहले राइट शेयर इशू होते बाद में बोनस शेयर इशू होते तो फिर शेयर प्रीमियम टू शेयर कैप, ये अगला सवाल बता दो कि पेपर में आना है, ये तो सवाल उसने दे दिया और अब उसने सवाल में चेंज क्या करेगा? सिर्फ ये नीचे वाली लाइन ऊपर लिख देगा, ऊपर वाली लाइन नीचे लिख देगा और डेट मार्च और मई कर देगा, तो फिर एंट्री क्या पास होगी? शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। लेकिन इस सवाल के अंदर इसकी एंट्री पास हुई रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, कितने से? 1000 से।
ये जो आप कहना कि सर राइट शेयर इश्यू किए हैं, जब वो शेयर कैपिटल के लेजर बनाएंगे ना, उसके अंदर राइट शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जब शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे, जो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल होगा वो कौन से वाला होगा भला? वो न्यू शेयर्स हैं, और न्यू शेयर्स या राइट शेयर एक ही बात होती है, सिर्फ अमाउंट का फर्क होता है बस। ठीक होगी बात? बल्कि हम बना ही देते हैं, शेयर कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, आपको पता नजर आ जाएगा। शेयर कैपिटल ब्रॉड ऑन कितना है भला? 10,000। कैड ऑन कितना है? 12,000। ये 13,800 कर दो, और शेयर प्रीमियम भी उसके अंदर ही लिख दिया। तो मैंने आपको कहा था ना, इकट्ठा करके लिख दिया करो, कोई मसला नहीं है। अलग अलग भी लिख दो तो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए। हाँ जी, अब आपके पास पहले क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, एंट्री पास करो। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी एंट्री लाजमी इसके नजर आनी चाहिए। क्या है? शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है रिटेन अर्निंग के नाम से, कितने से? इसके अलावा भी अगर फर्क है तो वो फिर कैश के नाम से आएगा। मतलब ये राइट शेयर इश्यू की है, किस तरह से एंट्री पास की होगी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितनी अमाउंट आ रही है? 2800। अब इस 2800 के अंदर 1400 शेयर प्रीमियम है और 1400 शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल, इसकी एंट्री अगर मैं पास करूं तो कैश डेबिट हुआ होगा 2800 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1400 से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा, ये एंट्री पास। डन। आगे चलते हैं। आप ना चाहे थोड़ी मुश्किल आपको पेश आए, एंट्री अप्रोच को अप्लाई करना शुरू कर दे अभी से आप लोगों की, और सारी जिंदगी ऐसे रखना। अकाउंटिंग आपकी आसान से आसानतर होती जाएगी, कोई मुश्किल ही नहीं रहती। जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके पता चल जाएगा किस लेजर के अंदर ये अमाउंट आती है। आगे चलते हैं जनाब। पहले एक टारगेट जो कि हमें अभी जरूरत नहीं थी पूरा हो गया। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 9500, जिसकी बुक वैल्यू 5200 वाज डिस्पोज्ड फॉर ₹4800, आउट ऑफ विच 1800 स्टिल टू बी आउटस्टैंडिंग। फिर वही बात आ गई, 1800 किसके अंदर शामिल होगा? किसी ना किसी पेएबल में, किसी ना किसी। तो वो ये तो नॉन कैश एसेट का होगा पेएबल। रिसीवेबल है पेएबल है? रिसीवेबल। तो रिसीवेबल शामिल होगा 1800। तो जब भी आप फर्क लेने लगेंगे, ये क्लोजिंग में होगा या ओपनिंग में होगा? इस साल का है तो क्लोजिंग में होगा, पिछले साल का है तो ओपनिंग में। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब जब भी आप वर्किंग कैपिटल का चेंज लोगे तो उसमें 1800 माइनस करके लोगे। आगे डेप्रिसिएशन उसने खुद बता दी। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस एसपीएल है या पेड है? एसपीएल एक्सपेंस है ना। पिछले साल और इस साल के भी बता दिए। इसका क्या करेंगे भला? अगर इंटरेस्ट पेएबल ऊपर शामिल है तो ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेएबल नजर नहीं आ रहा ना, तो ये किसी ना किसी के अंदर होगा, और जिसके अंदर भी होगा उसमें से माइनस करके वर्किंग कैपिटल का चेंज लेना। और प्रोविजन 5% है, ये हमारे लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो ग्रॉस डेटर्स लेते हैं। आप लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज नेट डेटर्स का डिफरेंस भी काबिले कबूल है। सवाल हो गया हमारा। अब ना रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर ना प्रॉफिट फाइंड करें, रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर प्रॉफिट फाइंड करें। गिवन है? अच्छा, ऊपर प्रॉफिट तो गिवन था, डिविडेंड फाइंड कर लो। रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ। ब्रॉड और कितना रिटेन अर्निंग का? 12,400। कैरी ऑन कितना है? 13,400। आपका एक रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ है किस नाम से? शेयर कैपिटल के नाम से। कितनी अमाउंट से भला? यहां पर पीबीटी आता है, पैट आता है? पैट 6010। खत्म होगी बात। अगर बराबर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर डिविडेंड है कैश वाला। है कोई कैश वाला डिविडेंड? कैश डिविडेंड 4,000 डिविडेंड आ गया। उसके बाद सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जो डिफरेंस होता है वो कैश वाला ही होता है। उसके बाद
हमारा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम हो गया, सरप्लस वाली बात होगी। पीपीई का लेजर बनाकर ना एडिशन या डिस्पोजल फाइंड करें। पीपीई का लेजर बनाएं। ब्रॉड ऑन हमारे पास है 15,800, कैरिड ऑन है 21,400। डेप्रिसिएशन भी गिवन है नीचे, कितनी 7350। डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी है, बुक वैल्यू लेनी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। लो जी खत्म होगी कहानी। जो डिफरेंस आएगा वो एडिशन ऑफ पीपीई होगा कैश के नाम से। कितना 14,151। ओके होगी बात। जब हम कैश फ्रॉम डिस्पोजल लिखेंगे पूरा 4800 लिखेंगे या 3000 लिखेंगे? 4800 का बेचा है, 1800 तो मिला ही नहीं, सिर्फ 3000 लिखेंगे। अब आ जाए गेन या लॉस भी आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है, सारा सामान हो गया हमारा। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल की थोड़ी सी हिंट दे दूं। ट्रेड पेएबल पूरा पूरा आएगा। एक्रूअल एंड अदर पेएबल, क्या कोई नॉन करंट एसेट का पेएबल? इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल की हेडिंग तो नजर ही नहीं आ रही, और जिस चीज की हेडिंग ना नजर आ रही हो वो किसी न किसी के अंदर तो होगा ना, तो माइनस कर देंगे ब्रॉड ऑन में से। कितना ब्रॉड ऑन है? इंटरेस्ट ओपनिंग कितना है नीचे देखो जाकर। पिछले साल का 48, इस साल का 112, तो इसमें से 48 माइनस कर देंगे, इसमें से 100 यहां से माइनस कर देंगे, इसका अपना एक लेजर बन जाएगा। फिर डिफरेंस लेंगे बिल्कुल ऐसे। इस साल के रिसीवेबल में 1800 शामिल है, किसका? हाँ रिसीवेबल का, और ये ऑटोमेटिकली पहले ज्यादा आ रहा था, फिर कम हो जाएगा। अब हो जाएगा सवाल इसमें, और तो कोई चीज नहीं रहेगी। चले जी, आज का फिर एक अच्छा सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल। हाँ जी, आपके पास कभी कभी आ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का साथ। रेक्टिफिकेशन ऑफ, अगर ऐसी चीजें आ जाए, रेक्टिफिकेशन साथ आ जाए, अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट ना सवालों के साथ सिखाऊंगा, यानी जो भी नया सवाल होगा उसके साथ कोई अगर नई चीज आएगी पहले मैं बताऊंगा, फिर सवाल दिया करूंगा करने की। तो जैसी बात है, ये क्वेश्चन आपने फिर दोबारा भी करना ही होता है, तो जो क्लास में करो इसको दफा दोबारा भी करो। चले जी, अच्छा एनपीओ का प्रोग्राम इसलिए कैंसिल किया है कि एक दफा ना ऐसा करते हैं कि कैश फ्लो के सारे सवाल कर लेते हैं, फिर एनपीओ शुरू कर देंगे। मैं एनपीओ करवाऊंगा, आप साथ कैश फ्लो भी करना। मतलब जिस साल का पेपर मैं एनपीओ का करवाऊंगा उसी साल का सवाल आपने कैश फ्लो को भी कर लेना है, ताकि वो साथ साथ दोनों काम हो जाए। ये रिवाइज हो जाएगा, वो साथ साथ हो जाए। और हफ्ते वाले दिन से ना आपकी एक ही क्लास होगी सेम टाइम पे, डबल क्लास नहीं होगी। जैसे होती है ना एक सुबह एक शाम, ऐसा नहीं होगा। 9 से 11 या 9 से 11:30 तक क्लास आपकी हो जाएगी, फिर 11:30 बजे आप फ्री। टैक्सी क्लास आपकी हफ्ते को नहीं होगी। बी लॉ की तो वैसे लास्ट क्लास, तो फ्राइडे तक आपकी टैक्सी क्लासेस हैं, और उसके बाद वो नहीं होगी, तो फिर आपकी एक ही क्लास हुआ करेगी। Following is the draft balance sheet XYZ Limited December 2014 was prepared by its accountant। ये सवाल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ाई थी FAR 1, तो तब ये सवाल पेपर में आया था। मतलब 2014 के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू किया था, FAR 1। तो लैंड लीज होल्ड लैंड, लेकिन ये है कि मैंने इतना ट्रेन कर देता हूं कि सवाल तकरीबन सबका ही गलत था ये, और सबका ही बराबर आया था। मतलब आपको पता है ना कि ये फाइनल अकाउंट की तरह ही तो होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है,
लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि अच्छा कैश फ्लो इस तरह से हो रहा है तो फिर ये काम आसान हो जाता है। लैंड, लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। लीज होल्ड लैंड है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी, ये ना हो कि लैंड लिखा हो नीचे उसकी डेप्रिसिएशन भी लिखी हुई तो आप उधर ही रोला डाल के बैठ एग्जामिनर को बुलाएं ये क्या है, ये लैंड की डेप्रिसिएशन। तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है वो आपको कुछ नहीं बताएगा, वो कहेगा जो लिखा हुआ है इसी को करो। बिल्डिंग और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये है किसका साल, दिसंबर 2014। फिर उसने मशीनरी की कॉस्ट बता दी और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बता दिया। और अच्छा होता ये है, ओपनिंग और क्लोजिंग बताया हो ना दोनों, तो उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर सिर्फ एक बताया हो ना तो फिर इसका ये मतलब होता है कि पिछले साल और इस साल में कोई चेंज नहीं आया। अब अगर मैं ये बात बताता हूं ना तो एक और बात भी होती है कि आई कैप ना पहले साल का कैश फ्लो पूछ लेता है, और पहले साल में ओपनिंग जीरो होते हैं। पहले साल का कैश फ्लो हो, ब्रॉड ऑन सारे जीरो, और कैरिड ऑन जो भी होगा वो सारे के सारे इंक्रीज होंगे, क्योंकि ब्रॉड ऑन तो था ही नहीं कुछ। तो पहले साल का हम कैश फ्लो का सवाल भी करेंगे कि जब पहला साल होगा जिसमें ओपनिंग हो गए कुछ नहीं, उसका भी पेपर में सवाल आ सकता है। चले जनाब, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट स्टॉक accumulated account receivable net of provision cash and bank, capital accumulated profit मतलब रिटेन अर्निंग। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल और अक्रूड इंटरेस्ट। नीचे कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 275 और टैक्स आपके पास है, उसने दिसंबर 2013 के बैलेंस दे दिए। ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, ऊपर वाला सारा 2014 का डेट है, ये 2013 का डेट। कहता है स्टॉक 703, इसका मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अकाउंट रिसीवेबल दे दिया, ट्रेड पेएबल दे दी, इनकम टैक्स दे दिया, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दे दिया। फिर कहता है द अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी फॉलो द पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर द 5%। कहता है द बैंक लोन वाज ऑब्टेन्ड 1 जनवरी 2014, मतलब लोन लिया ही इसी साल है। लोन कब लिया था, 1 जनवरी 2000, रेट क्या है 9%। तो मुझे ये बताओ कि क्या इसका इंटरेस्ट पेएबल का ब्रॉड ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता। वजह क्योंकि लिया ही इसी साल है। हम ये कह सकते हैं, ऊपर लोन कितना लिखा हुआ है पता है, उसका ब्रॉड ऑन नहीं होगा, कैड ऑन होगा बस। 200 का है ना, 200 का 9% ले, ये तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट पेड है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और 13 का अभी पे ही नहीं किया, तो पेड कितना हुआ 5। ऊपर जो लिखा हुआ है अगर बुक देखो ना तो इंटरेस्ट पेएबल 13 लिखा हुआ है। 18 का इंटरेस्ट बनता है और इंटरेस्ट पेएबल है 13, इसका मतलब है पे कितना हुआ 5। आगे उसने डेप्रिसिएशन खुद बता दी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर डेप्रिसिएशन के रेट्स बताया हो ना तो वर्किंग कर लेना। क्या कर लेते हैं, वर्किंग कर लेंगे। कहते full month depreciation is provided in the month of acquisition but no depreciation is charged in the month of disposal. Depreciation for the year 2014 already been provided. कहता है depreciation आप फाइंड कर चुके हो, प्रॉफिट में से माइनस हो चुकी है। कहता है अब आपका ये सवाल ये ना चीज होती ना तो सवाल बहुत आसान था। कहता ऑन रिव्यू ऑफ द CFO has discovered the following issues. A machine with list price 50 million was purchased on 1st January 14. इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये गलती कहां पर हो रही है, इस साल के शुरू में। An amount of 30 million had been paid in cash, whereas 20 million were adjusted against trade-in of the machine costing 40 million, having book value 25 million. ये क्या मतलब है, एक्सचेंज कर रहे हैं वो ट्रेड, जब कोई ट्रेड के दौरान एक मशीन दे रहे हो एक मशीन ले रहे हो, वो यहां तक सवाल था। आगे उसके करतूत हैं। ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट मशीनरी अकाउंट बाय 30 million
एंड द नेट अमाउंट पे टू द सप्लायर, एंट्री पास कर दी पीपीई डेबिट मतलब प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, बस ये एंट्री पास। कहता और कोई एंट्री पास, हालांकि एंट्री पास होनी चाहिए थी प्लांट डेबिट 50 मिलियन से, प्लांट डेबिट 50 मिलियन से, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होनी चाहिए थी। कितनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? जो एसेट बेचा है, कहता है जो एसेट दिया है ना कॉस्टिंग 40 मिलियन 15, फिर एंट्री पास करनी थी ओल्ड प्लांट 40 मिलियन से, और फिर एसपीएल कितना आ रहा है एसपीएल, डेबिट क्रेडिट, गेन या लॉस, कैश भी तो दिया है। अब एसपीएल बताओ, 70 में से 65 माइनस कर दो। एंट्री तो ये पास करनी चाहिए थी, उसने एंट्री पास की हुई ऊपर वाली। अब इसको नेट कर लें। असल में अगर दो तरह से एंट्री पास कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आसान कर दो तो भी मेरे पास एक फार्मूला है, अगर जिंदगी मुश्किल करनी है वो भी है। प्लांट डेबिट कितने से करना चाहिए था, उससे कितने से किया हुआ 30, ये आसान जिंदगी है। तो प्लांट को कितना और डेबिट कर दे, प्लांट को डेबिट कर दिया 20 से। कैश को क्रेडिट करना था, बाकी जो कुछ है एंड एज इट इज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 से, एसपीएल 5 से, प्लांट 40। अब मुश्किल जिंदगी भला क्या थी, मुश्किल जिंदगी थी कि आप प्लांट डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, तो इसको नेट करके लिखो ना। एक ही एंट्री के अंदर दो चीजें आ रही हैं, तो इसकी असल एंट्री रेक्टिफाइंग क्या बननी चाहिए, प्लांट सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, एसपीएल 5 और प्लांट 20। चलो दोनों से भी का सवाल हो जाएगा, एक से भी सवाल हो जाएगा, जिस तरह से मर्जी कर ले। अब ये एरर है, इसका मतलब है तो हमने जो डेप्रिसिएशन फाइंड की वो भी गलत है। आपने डेप्रिसिएशन या तो कम या आपके नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जो चार्ज की हुई है वो गलत है, ऐसा ही है ना। तो हम प्रॉफिट को पहले तो प्रॉफिट को ठीक करेंगे, कर लेते हैं साथ, ये नो कि आप ये भूल जाए मैं अगला सवाल पढ़ाऊं तो। प्रॉफिट बिफोर एरर, प्रॉफिट बिफोर एरर कितना है 275। अब मुझे बताओ, एक तो लॉस नहीं लिखा होगा 5 का, दूसरा जो उसने हमने सिर्फ कौन सा लिखना होता है एसपीएल की, ये जो प्लांट के गलत उसने किया हुआ है इसको भी तो ठीक करना है। या तो यहां देखें प्लांट डेबिट हुआ, इसका मतलब इतनी से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, प्लांट क्रेडिट हुआ है रेक्टिफिकेशन के अंदर, इतने से डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है। ये बात हमने सीखी हुई है कि अगर रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर कोई भी पीपीई डेबिट हो रहा है तो उसका एसपीएल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है तो उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है। या तो ऐसा करे 20 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, 40 की रिवर्स कर दें, या सिर्फ 20 की रिवर्स कर दें, एक ही बात है। तो ये समझ लग गई है ना, जो मर्जी कर लें। चलो जी, फिर 20 का 10% ले लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स 2 से प्रॉफिट में ऐड कर दें क्योंकि डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, या 2 से चार्ज 4 से रिवर्स। एक गलती सुधार ली, दूसरी गलती वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर, वो कहता है कि ये चीजें जो पता चली, बिकम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ईयर, ₹5 million आउट ऑफ टोटल डेट 25 million वर रिकवर्ड, बैलेंस हैज टू बी रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ हो चुका है, ये राइट ऑफ करना है, हैज टू बी रिटर्न ऑफ करना चाहिए। तो कितना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 25 मिलियन में तो 5 तो मिल गया ना, वो तो कहानी खत्म हो गई, बाकी रह कितना गया 20 मिलियन। 20 मिलियन का काम करना है,
वो जो कहता है ना वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, जो रिकवर हो चुका है, वो डेबिट हो चुका है, उसका बैलेंस कितना रहता है? 20 मिलियन। जो बैलेंस रहता है, अब हम चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। ये जो मेरे ब्रॉड ऑन डेटर्स है ना नेट, ये तो गलत नहीं है। ये मेरे रिसीवेबल है 418, ये बिल्कुल सही है। भला क्यों सही है? क्योंकि ये तो पिछले साल के हैं। गलती तो मेरी इस साल हुई है। इस साल ये जो 361 है ना, ये गलत है। इसमें से 20 मिलियन माइनस करना था। एक ये गलती की, ऊपर से उसने जब प्रोविजन ली होगी, उसमें से तो 20 मिलियन के ऊपर भी प्रोविजन ली होगी। 20 मिलियन के ऊपर तो प्रोविजन है। तो ये जो डेटर्स है ना 361 के, ये आपके गलत लिखे हुए हैं। इसमें से आपको 20 मिलियन माइनस करके फिर प्रोविजन लेनी चाहिए थी, फिर काम सारा करना चाहिए था। इसके दो तरीके। एक तरीका ये है, ये 361 ग्रॉस है या नेट है? इसको ग्रॉस कर सकते हो? बोला 5% है प्रोविजन, करो ग्रॉस। 361 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें से पहले क्या माइनस करना था? कितना बच जाता? फिर इसका 5% लेकर माइनस करना था। कल करो माइनस 5% कितना लिया इसका? 18 कितना बच गया? 3। असल नेट डेटर्स मेरे 342 हैं। असल मेरे डेटर्स जो है वो 342 है। उसने कितने लिखे हुए हैं? एक तो ये गलती की उसने, ऊपर से जो मेरा प्रॉफिट उसने फाइंड किया हुआ वो भी तो गलत है। उसमें एक तो ये 20 मिलियन लिखना चाहिए था बैड डेट्स, वो नहीं लिखे हुए। दूसरा, उसने जो प्रोविजन लिखी होगी वो भी तो गलत होगी। जो उसने प्रोविजन लिखी थी वो भी तो गलत होगी। अब मुझे पता है आपके जो डेटर्स हैं वो कितना चेंज हो गए। मतलब उसने प्रोविजन किसके ऊपर ली थी? 380 पे। लेनी किस पे चाहिए थी? 60 पे। हम ये भी तो देख सकते हैं कि उसने ज्यादा प्रोविजन ली हुई है या कम प्रोविजन ली हुई है। उसने जो प्रोविजन ली होगी, उसने ली होगी 380 का 5%। ये भी ले ले, चेक कर लेते हैं। 19 उसने प्रोविजन ली हुई है। 19 प्रोविजन कितनी लेनी चाहिए थी? 18। प्रोविजन हमें अब कम कर देनी चाहिए ज्यादा? प्रोविजन कम करो तो इनकम, प्रोविजन कम करो तो इनकम, प्रोविजन ज्यादा करो तो एक्सपेंस। तो हमने क्या करना है प्रॉफिट के अंदर? एक तो बैड डेट्स लिखने हैं, कितने से? 20 से। दूसरा प्रोविजन माइनस भी करनी है, रिवर्स करनी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने से? 1 से। और वो जो रिवर्स करेंगे तो इनकम बन जाएगी। असल प्रोविजन बनती थी 18 मिलियन, तो उसने कितनी लिखी हुई होगी? क्योंकि उसने 20 मिलियन माइनस नहीं किया। एक इसका डायरेक्ट तरीका बताऊं। 20 और 1, 20 और 1 का डिफरेंस कितना है? 19। उसने 20 मिलियन एक्सपेंस नहीं लिखे थे, 20 मिलियन एक्सपेंस नहीं लिखे थे। इसकी वजह से प्रोविजन ज्यादा चार्ज होगी या कम? ज्यादा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस चलेगा। कितने एक्सपेंस हो चुके हैं? 20 का 1% कितना आएगा? 20 मिलियन में से 1 मिलियन का एक्सपेंस आप प्रोविजन के नाम से चार्ज कर चुके हो। बाकी अब कितना और चार्ज कर दे? 19 मिलियन। मतलब 20 मिलियन टोटल बैड डेट्स लिखने थे ना, तो बैड डेट्स ना लिखने की वजह से प्रोविजन भी तो बढ़ गई थी। तो जितनी प्रोविजन बढ़ी थी हमने उसका नेट डिफरेंस लेकर एडजस्ट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ो ऐसी टेक्निक्स को, डायरेक्ट करो। बैड डेट्स 20 मिलियन के लिख दो। पहली प्रोविजन थी 19 मिलियन जो हम रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 60। खत्म होगी बात। हमारा प्रॉफिट ठीक हो गया। एडजस्टेड या करेक्टेड प्रॉफिट 250। अगर ये नहीं आएगा ना तो फिर हमने ऊपर को गलती की होगी। जवाब इसका 253 आना चाहिए। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट ठीक किया, फिर जो नेट डेटर्स का डिफरेंस लेंगे वो पहले कौन सा लेंगे? पुराना वो तो सही है, तो क्लोजिंग वाले हम देख लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है।
ठीक है, तो ये सवाल हम ना अगली क्लास के अंदर इसको कंप्लीट हल भी कर देंगे। ठीक है, ओके।